5:30 बज जाते हैं, 5:30। पर लेट सीटिंग नहीं होती। अच्छा प्रैक्टिस है सर। प्रैक्टिस क्या, ज्यादा काम नहीं है ना। अगर काम ज्यादा होता। चलिए, गुड इवनिंग, जल्दी आ जाइए। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। और ये टॉपिक का कॉन्सेप्ट अगर आप समझते हैं तो आपको कुछ मार्क्स दे सकता है। और बेसिकली ये जो टॉपिक है आपके इकोनॉमिक्स के सेक्शन का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। जल्दी आ जाइए जो भी लोग आना चाहते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इकोनॉमिक्स का जब भी नाम आता है तो ये डिमांड एंड सप्लाई टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से एक टॉपिक होता है। ये समझ लीजिए, जब भी कोई इकोनॉमिक्स पढ़ता है तो सबसे पहले इसी टॉपिक को पढ़ता है। ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से एनालिटिकल, न्यूमेरिकल, ग्राफिकल, टेबल के कॉन्सेप्ट और बेसिक, जब हमने इकोनॉमिक्स का लेक्चर लेसन पढ़ा था जिसमें हमने बात करी थी कि डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है सब कुछ, उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। तो जो लोग जिन्होंने इकोनॉमिक कभी पढ़ी नहीं उनके लिए तो शायद ये बहुत ही यूजफुल टॉपिक होने वाला है। आप लोग अपनी बुक लेके बैठ जाएंगे क्योंकि बुक की जरूरत पड़ेगी कहीं पर। तो आपकी स्क्रीन पर ये टॉपिक आ गया है। टॉपिक का नाम है सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई एंड डिमांड, तो दोनों ही एक ऐसे वर्ड हैं कि सप्लाई पहले होगी या डिमांड पहले होगी, इस पर डिबेट बनी रहती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि सप्लाई पहले होती है डिमांड को एक्सपेक्ट करते हुए, और कई बार क्या होता है डिमांड पहले होती है तब सप्लाई होती है। लेकिन वो डिमांड इनसाइट में कहीं ना कहीं होती है तो ही पहले सप्लाई हो सकती है। या उसको आप डिमांड को नीड समझ लीजिए। अगर आपने नीड आइडेंटिफाई कर ली तो नीड कैन बी कन्वर्टेड टू द डिमांड, या वांट कैन बी कन्वर्टेड टू डिमांड, और लेटर ऑन फिर उसकी सप्लाई, या इनिशियली पहले सप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो सप्लाई एंड डिमांड का टॉपिक है। बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें इसमें देखने को मिलेंगी आपको। आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी लेकिन फिर भी कुछ आपको सीखने के लिए इसमें है। ठीक है, चलो देखते हैं। वही वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे, टॉपिक पूरा करना बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि अब जो हम पढ़ रहे हैं और अगर आप मिस कर रहे हैं, एग्जाम तक इसको नहीं रिटेन कर रहे हैं, तो समझिए डेफिनेटली आपके पास होने के चांस कम होते जा रहे हैं। अगर आप इस टॉपिक को थोड़ा सा मतलब कैजुअली ले रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। लाइक वेदर, मार्केट, डायनामिक, सब्जेक्ट टू पीरियड ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड काम एंड कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग। तो ये सब चीजें क्या है कि कभी तेज कभी धीरे इस तरह चलता रहता है। ठीक है, यानी मौसम की तरह मार्केट भी है। कह रहा मौसम की तरह बदल तो नहीं जाओगे, तो मार्केट भी ऐसा ही है जो मौसम की तरह बदल जाता है और डायनामिक होता है। ठीक है, yet as with weather forecasting, a careful study of market will reveal certain forces underlying the apparently random movement। तो मैंने अभी जिससे बोला था कि आप पहले से एसेस कर सकते हो, जज कर सकते हो, तो इस चीज को बोलते हैं
फोरकास्टिंग, इस चीज को किस वर्ड से यूज कर रहे हैं? फोरकास्टिंग। अगर कोई चीज पहले से आप फोरकास्ट कर रहे हैं, यानी कि इतना होगा करके बोल रहे हैं। जरा एक मिनट रुकिएगा। हाँ, तो पहले से अगर आप फोरकास्ट कर रहे हैं, to forecast price and output in individual market, you must first understand the concept of supply। तो प्राइस के फोरकास्ट सप्लाई और डिमांड से तय होते हैं। डिमांड ज्यादा है तो आप प्राइस ज्यादा रख सकते हैं, ठीक है। डिमांड कम है तो प्राइस कम रख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा फैक्टर है सप्लाई का। तो ये 3 पॉइंट आ गए हमारे, प्राइस, सप्लाई और डिमांड। प्राइस, सप्लाई और डिमांड, इनको हम आगे स्टडी करेंगे। इकोनॉमिक्स हैज पावरफुल टूल फॉर explaining such changes in the economic environment. It is called the theory of supply and demand. This theory shows how consumer preferences, अब यहाँ पे एक वर्ड आया प्रेफरेंसेस। तो प्रेफरेंसेस क्या होती है? जब प्रेफरेंसेस चेंज होती है तो किसी आइटम को कंज्यूमर छोड़ के दूसरे आइटम पे चले जाता है, तो अच्छी खासी उसकी जो डिमांड बनी हुई थी वो खत्म हो जाती है, दूसरे की नहीं थी वो क्रिएट हो जाती है। तो प्रेफरेंसेस एक ऐसा वर्ड है जो इसमें डिमांड सप्लाई को क्रिएट करने में रोल प्ले करता है। तो द थ्योरी शोज हाउ कंज्यूमर प्रेफरेंसेस डिटरमाइन कंज्यूमर डिमांड फॉर कमोडिटी व्हाइल बिजनेस कॉस्ट डिटरमाइन द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी। तो यहाँ पे दो चीजें आई, प्रेफरेंसेस से आपका डिमांड तय होता है और कॉस्ट से आपकी सप्लाई तय होती है, ठीक है। द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द पेट्रोल occurred either because of the demand of petrol had increased or because the supply of the, तो दोनों चीजें आ रही हैं। देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि प्राइस, जो पेट्रोल के प्राइस है, आइदर डिमांड और सप्लाई दोनों के ही इसमें इफेक्ट आते हैं। द सेम इज ट्रू फॉर एवरी मार्केट। तो ये तो एग्जांपल दिया था, फ्रॉम फूड टू डायमंड टू लैंड, चेंजेस इन सप्लाई एंड डिमांड ड्राइव चेंजेस इन द आउटपुट एंड प्राइसेस। तो आउटपुट क्या होगी और प्राइसेस क्या होंगी? दोनों चीजें, दोनों सप्लाई और डिमांड के, सप्लाई एंड डिमांड इसको डेराइव करती हैं, यानी सप्लाई और डिमांड से ही ये तय होता है कि कितनी आउटपुट होगी और क्या प्राइसेस में चेंज आएंगे। इफ यू अंडरस्टैंड हाउ सप्लाई डिमांड वर्क, यू हैव गॉन ए लॉन्ग वे टुवर्ड्स द अंडरस्टैंडिंग मार्केट इकोनॉमी। मैंने आपको बोला था कि इकोनॉमी का सबसे बेसिक टॉपिक है। अगर आपको सप्लाई डिमांड का कॉन्सेप्ट पता है तो डेफिनेटली आप इकोनॉमी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये जितने लोग नहीं आ पा रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है क्लास में आ जाइए। देखिए, आपको एग्जाम देना है और एग्जाम देने के लिए पढ़ना है। आप इसको जेआईबी बिल्कुल मत समझिए। हमने फिर भी 7 डे चैलेंज लिया है एबीएम बीएफएम को। अब ऐसा हो रहा है कि जो स्टूडेंट्स है वो कम पढ़ रहे, टीचर ज्यादा पढ़ रहा है। तो किसी भी तरह से आप गाड़ी में हैं कहीं, कम से कम कान में लगा लीजिए, कुछ बातें एनालाइज। आप इलिटरेट तो है नहीं, आपने काफी कंपटीशन क्वालिफाई किया, एमबीए हैं, बीटेक हैं, तो कई बार क्या होता है कही हुई बातों से आप क्वेश्चन को एनालाइज कर पाएंगे, इसलिए कम से कम सुन जरूर लीजिए। दिस चैप्टर इंट्रोड्यूस द notion of supply and demand and show how they operate in competitive market for individual commodity। तो इंडिविजुअल कमोडिटीज के लिए अलग अलग स्टडीज में की जा सकती है। वी बिगिन विद द डिमांड कर्व। अब देखो एक वर्ड आया डिमांड कर्व, एक वर्ड है, एक वर्ड है कर्व, एक वर्ड आएगा आपके लिए शेड्यूल। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कर्व एंड शेड्यूल, ये भी हम जानेंगे। जैसे डिमांड कर्व, ऐसे डिमांड शेड्यूल भी आएगा आपके पास, ठीक है। तो वी बिगिन विद द डिमांड कर्व एंड देन डिस्कस द सप्लाई कर्व। आगे नहीं, तो पहले तो यहां बोला कि पहले डिमांड के बारे में बात करेंगे, फिर बोला उसने किसके बारे में बात करेंगे? सप्लाई के। सप्लाई की भी जब बात करेंगे तो पहले कर्व की बात करेंगे, फिर शेड्यूल की बात करेंगे, ठीक।
यूजिंग दीज बेसिक टूल्स वी विल सी हाउ द मार्केट प्राइस इज डिटरमिन्ड। तो मार्केट के प्राइस डिटरमिन कैसे करते हैं, वेयर दीज टू कर्व इंटरसेक्ट। तो जहां पर ये दोनों कर्व, किस किस के कर्व, डिमांड और सप्लाई के कर्व अगर इंटरसेक्ट करें तो वो जो है प्राइस तय करता है। ठीक है, वेयर वेयर द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई आर जस्ट इन बैलेंस, जहां पर वो इंटरसेक्ट करते हैं वहीं पे वो एक तरह से बैलेंस पोजीशन में आते हैं और वही जो होता है उसका प्राइस होता है। अभी मैं फिगर में समझा दूंगा, अगर नहीं समझ में आ रहा थोड़ा सा पेशेंस रखें। इट इज द मूवमेंट ऑफ प्राइस, द प्राइस मैकेनिज्म विच ब्रिंग्स सप्लाई एंड डिमांड इनटू बैलेंस। तो प्राइस मैकेनिज्म इन दोनों को सप्लाई कर, इन दोनों को बैलेंस करता है। प्राइस मैकेनिज्म सप्लाई और डिमांड को बैलेंस करता है और उससे इक्विलिब्रियम आता है। दिस चैप्टर डील्स विद द सप्लाई एंड डिमांड एनालिसिस कैन बी अप्लाइड। तो अब आया डिमांड, देखो पहला वर्ड यूज कर लिया उसने, डिमांड शेड्यूल। तो हम जब अभी यहां ऊपर स्टडी कर रहे थे तो वो कर्व के बारे में बात बता रहा है, लेकिन जब पढ़ाने लगा पहले तो उसने डिमांड कर्व की कहानी बताई, फिर सप्लाई कर्व की बताई, लेकिन जब स्टडी करने लगे तो वो किसकी बात कर रहा है, डिमांड शेड्यूल की बात कर रहा है। जिन लोगों ने ये टॉपिक कोर्स में पढ़ लिया होगा उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, जिन्होंने नहीं पढ़ा तो कम से कम यहां जरूर पढ़ें। आगे देखिए, बोथ कॉमन सेंस एंड केयरफुल साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन। एक तो इसमें कॉमन सेंस, दूसरा इसमें साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, दोनों बातें आई हैं। कॉमन सेंस भी है इसमें और साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन भी है। shows that the amount of commodity people buy depend on its price। प्राइस पे डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ कमोडिटी, जो पीपल लोग कमोडिटी बाई करते हैं, कमोडिटी मतलब कोई भी सामान, गुड्स, कुछ भी, ठीक है, तो प्राइस पे डिपेंड करता है। द हायर द प्राइस एन आर्टिकल अदर थिंग हैड कांस्टेंट, द फ्यूअर यूनिट कंज्यूम आर विलिंग टू बाई। तो जैसे ही प्राइस हाई है तो जो कमोडिटी है जिसको बाइंग करना है वो कम हो जाती है, जैसे ही ये प्राइस डाउन होते हैं तो कमोडिटी इंक्रीज होती है, अगर प्राइस और अप जाएंगे तो कमोडिटी और इंक्रीज और डिक्रीज हो जाएगी। तो ये सिंपल सिस्टम है। द लोअर इज द मार्केट प्राइस, द मोर यूनिट और बाउट। There exists a definite relationship between the market price of a good and the quantity demanded of the good। तो एक क्या बात होनी कि प्राइस और क्वांटिटी में एक डेफिनेट रिलेशनशिप है। अदर थिंग्स हैड क्वांटिटी, ये एक वर्ड इंपॉर्टेंट है कि और कोई चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे मौसम खराब हो गया, कोरोना आ गया, लोगों की सैलरी हो गई, इंडस्ट्री में रिसेशन आ गया, कोई दूसरा गुड्स आ गया, ठीक है, लोग पॉल्यूशन के लिए अवेयर हो गए, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आ गई, इन सब चीजों को छोड़ दिया जाए। एक जनरल फिनोमेना में ये बोला हुआ है कि भैया जैसे जैसे प्राइस बढ़ते हैं तो उसकी डिमांड कम होती है, और अगर क्वांटिटी डिमांडेड कम होती है, और अगर प्राइस कम होते हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती है। ठीक है, द रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी व्हाट इज कॉल्ड द डिमांड शेड्यूल। इनकी जो रिलेशनशिप होती है उनको बोलते हैं डिमांड शेड्यूल और द डिमांड कर्व। अब यहाँ पे इसने एक जगह शेड्यूल यूज कर लिया, एक जगह कर और बीच में लिख दिया और, तो उसने बोला दोनों एक, या तो ये या ये, दोनों सेम सी बताए। फर्क क्या है इन दोनों में? शेड्यूल इज ए फिगर्स, शेड्यूल रिप्रेजेंटेड बाय फिगर, फिगर मींस न्यूमेरिकल फिगर, शेड्यूल में न्यूमेरिकल फिगर, और जो डिमांड कर्व होता है, जो कर्व होता है दैट इज ग्राफिकल, ग्राफिकल होता है। मेरे ख्याल से पॉइंट समझ में आ गया होगा। ये न्यूमेरिकल होते हैं, क्वांटिटी होती है, फिगर का मतलब यहाँ पे डेटा से, मतलब डेटा मान लो, क्योंकि फिगर से आप कहीं डाउट ना कर जाए। ठीक है, तो शेड्यूल जब भी बनेगा तो उसमें फिगर्स होंगी और कर्व होगा वहां पे ग्राफिकल होगा। तो एक एग्जांपल दिया हुआ, तो ये हम पैराग्राफ नहीं पढ़ेंगे लेकिन हम डेटा पढ़ लेंगे। अब आप देख रहे हैं कि इसका नाम रखा उसने डिमांड शेड्यूल। क्यों? क्योंकि दिस इज ए टेबल,
दीज आर डेटा। तो ये जो डेटा है इसका नाम डिमांड शेड्यूल रख दिया, और जब इसी डेटा का ग्राफ बनेगा तो उसका नाम हम कर्व रख देंगे। ठीक है, यहां देखो नीचे लिखा हुआ है डिमांड कर्व, क्योंकि ये ग्राफ है। ठीक है, तो इतना पॉइंट क्लियर हो गया कि डिमांड शेड्यूल क्या है और डिमांड कर्व क्या है। और अगर स्टोरी कहानी की बात करें तो सिंपल बात है, प्राइस इस समय हायर है तो क्वांटिटी डिमांडेड लो है, और प्राइस लो है तो क्वांटिटी डिमांडेड लो है। लेकिन एक पोजीशन है बीच वाली, जो है ये बीच वाली है, ये लगभग बीच वाली जो पोजीशन है ये एक तरह से प्राइस को डिनोट करती है। प्राइस कौन से प्राइस? इक्विलिब्रियम प्राइस, जिसमें आराम से लोग ले लेंगे, ना वो पीछे हटेंगे ना वो जल्दी आएंगे, नॉर्मल वे में आएंगे। अभी देखते हैं कैसे काम करेगा। अब डिमांड कर्व की बात होगी, तो डिमांड कर्व की बात, अच्छा एक चीज और है, आप डेटा कैसे ही बना लें लेकिन इसका ग्राफ जो है इकोनॉमिक्स में सेट है। कैसे सेट है कि आपके पास दो डेटा है, आप किसी को भी कहीं रख सकते हैं, लेकिन अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो इसका सेट रूल है। और मुझे अच्छी तरह याद है कि एक बार क्वेश्चन आया था कि डिमांड कर्व में कौन कौन से फैक्टर का कर्व होता है, एक क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन कभी यह आया था कि इस कर्व को में एक्स एक्सिस में क्या होता है, ऐसे करके। ठीक है, तो हम बात करते हैं, अगर मैं यहाँ छोटा सा ग्राफ बना रहा, अभी तुम बड़ा वाला दिखाऊंगा आपको, तो हमेशा ध्यान रखना कि ये जो P है ये यहां होता है और Q यहां होता है। प्राइस क्वांटिटी, प्राइस क्वांटिटी। दूसरी बात, ये डिमांड कर्व है, तो डिमांड कर्व का मतलब डाउन, डिमांड कर्व का मतलब डाउन, तो इस तरह से। ठीक है, डिमांड डाउन लो। ठीक, तो क्या हो रहा है देखो इसमें, जब प्राइस यहां थे तो सप्लाई ये थी, जब प्राइस यहां थे तो सप्लाई इतनी थी, प्राइस यहां थे तो सप्लाई इतनी थी, वो डिमांड इतनी थी, प्राइस इतने थे तो इतनी लंबी डिमांड हुई। तो ये इस तरह अगर देखें हम लोग तो डिमांड कर्व बना, फिगर में देख लें। अच्छा हाँ, इसको जो है बेसिकली लॉ ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड बोलते हैं। लॉ ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड क्या है देखो उसमें, व्हेन द प्राइसेस ऑफ कमोडिटी इज रेज्ड बाय अ टेंड टू बाई लेस कमोडिटी, सिमिलरली उल्टा हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड टेंड टू फॉल एज प्राइस राइजेस फॉर टू रीजन। अब क्या रीजन है ऐसा होता है, पहला क्या है, फर्स्ट इज द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, मींस वो कहते हैं भाई अब ये महंगा हो गया है तो दूसरा मोबाइल ले लो। ठीक है, बात समझ रहे, तो सब्स्टिट्यूशन का इफेक्ट है उसमें। फॉर इंस्टांस व्हेन द प्राइस ऑफ द पर्टिकुलर गुड राइजेस, it will be substitute with other similar goods for the prices. Second is the income effect, दूसरा इफेक्ट आ गया। एक हुआ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, यानी आप कमोडिटी को चेंज कर दे रहे, और दूसरा है सेकंड इज द इनकम इफेक्ट। दिस comes into play when the higher price reduce quantity demanded, because when price goes up I find somewhat poorer than I was before, मतलब मैं अपने आप को गरीब समझ ले रहा हूँ। ठीक है, if petrol prices double I have affect the less real income, so I will naturally curb the my consumption of the। ठीक है, तो एक तो ये है कि जो इसका डिमांड कर्व होता है वो लॉ ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड पे काम करता है, लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है। जैसे कोई एग्जांपल आप लोग दे पाएंगे कि किस कंडीशन में उल्टा होता है? अच्छा, पर्टिकुलर केसेस जैसे गिफन गुड्स के डिपेंड करता है वो गुड्स क्या है, गिफन जैसे गुड्स, लग्जरी आइटम्स, लग्जरी आइटम है, या कई बार क्या होता है लोगों की इनकम बहुत बढ़ जाती है,
तब होता है ऐसा, ठीक है। या गवर्नमेंट का कोई रोल आ गया, या कोरोना आ गया। आपने देखा कि जो ऑक्सीमीटर है उसके प्राइस बढ़ते जा रहे हैं और डिमांड भी बढ़ते जा रही है। तो ये बातें क्या कहलाती हैं? ये नॉर्मल नहीं है, ये एबनॉर्मल थिंग्स होती है। तो जो भी थ्योरी काम करती है वो एक नॉर्मल कंडीशन में काम करती है, यानी और कोई ऐसा इफेक्ट ना आए जिसकी वजह से रूल हमारा चेंज हो जाए, ठीक है। अब आप देखिए मार्केट डिमांड क्या होती है। आवर डिस्कशन डिमांड हैज सो फार रेफर टू द डिमांड कर्व, बट हुज डिमांड इज, ये किसकी डिमांड है? मेरी, तुम्हारी, या सबकी? द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक फॉर द डिमांड इज इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस। हर एक की अलग अलग, चाहे आईफोन कितना ही सस्ता हो जाए मेरी रेंज में नहीं आ रहा, तो अलग अलग है। However, in this chapter we will focus on the market demand. हम जो स्टडी करेंगे, हम मिस्टर राम की नहीं करेंगे, मिस्टर श्याम की नहीं करेंगे, एज ए होल मार्केट के बारे में डिसाइड करेंगे, ठीक है। पॉइंट समझ में आ गया ना? मार्केट डिवाइड का मतलब इंडिविजुअल से मतलब नहीं, एज ए होल मार्केट की डिमांड which represent the sum of total of all individual demand. The market demand is observation real world, ठीक है। रियल वर्ल्ड में क्या चल रहा है उसकी बात करते हैं, ठीक है। आगे पॉइंट देखिए, डज द मार्केट डिमांड कर्व ओबे द लॉ ऑफ डाउनवर्ड। तो जो अभी हम पहले हमने मिस्टर श्याम की बात करी, मान लिया, अभी हम मार्केट डिमांड की बात कर रहे हैं। और अगर हम मार्केट डिमांड की बात कर रहे हैं तो ये देखना है ओबे द लॉ ऑफ डाउनवर्ड, मतलब जो नॉर्मल हमारा था वही ओबे करता है या नहीं? इट सर्टेनली डज, जी हाँ। जो इंडिविजुअल के लिए काम करता है वही उसके लिए काम करता है मार्केट के लिए। प्राइस ड्रॉप फॉर एग्जांपल, लोअर प्राइस अट्रैक्ट न्यू कस्टमर, ठीक है। इन एडिशन द प्राइस रिडक्शन विल इंड्यूस एक्स्ट्रा परचेज ऑफ द गुड्स बाय एग्जिस्टिंग कस्टमर थ्रू बोथ इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो दोनों के इफेक्ट से भी ये फर्क पड़ता है, ठीक है। कन्वर्सली arises if the price of good will cause some buy to less, तो जब बढ़ेगा तो ये एक सिंपल वो आ गया। देखो इसमें मैंने कुछ चीजें बताई हैं, फिर मैं बता रहा हूँ कि वहां छोटी छोटी ऐसी मिस्टेक जो आप किसी भी एमसीक्यू वाले पे नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन जब एग्जामिनर आपका क्वेश्चन बनाता है, खासकर से आईआईबीएफ वाले बहुत अच्छे क्वेश्चन पेपर बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, देखो मैंने बोलता यहाँ पी होना चाहिए है, मैंने बोलता यहाँ क्यू होना चाहिए है, मैंने बोला था डिमांड यानी डाउनलोड तो डाउनवर्ड, तो देखो आप ये कर्व नीचे आ रहा था। इस प्राइस पे जो डिमांड है, जो 500 रुपये अगर प्राइस है तो ये है इतनी डिमांड, यानी कि ये इतनी डिमांड है। और जब प्राइस 100 हो गए तो हमारी डिमांड कहाँ तक पहुंच गई? यहाँ तक। तो सिंपल बता रखा है, ठीक है। इस वीडियो क्लास को देखने वाले सभी उन लोगों से अनुरोध है जिन्होंने ये टॉपिक नहीं किया जरूर देखें, जिन्होंने कर लिया बहुत बिल्कुल कंफर्ट है, टाइम को लगता है उनका वेस्ट हो रहा तो बिल्कुल कुछ और देख सकते हैं, ठीक है। ये मत कहना बाद में कि 2 घंटे में हम इतना ही सीख पाए, लेकिन सीखोगे सॉलिड, ये हमारी गारंटी है। चलो, फोर्सेस बिहाइंड द मार्केट डिमांड। अब यहाँ पे एक एमसीक्यू बन जाता है कि मार्केट डिमांड को कौन फोर्स करते हैं, ठीक है। A whole array of the factor influence how much will be demanded at a given price, यानी एक गिवन प्राइस पे कितना डिमांड होगा। एवरेज लेवल ऑफ इनकम, द साइज ऑफ द पॉपुलेशन, द प्राइस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिलेटेड गुड्स, इंडिविजुअल एंड सोशल टेस्ट एंड स्पेशल इन्फ्लुएंस। यानी इतनी सारी बातें हैं जो फोर्सेस के उसमें काम करती है। यानी मान लिया डीजल की गाड़ियां पेट्रोल की गाड़ियां बहुत सस्ती हो जाए, तो पेट्रोल की गाड़ी होगी सस्ती होगी, लेकिन उधर पेट्रोल के प्राइस पे डिपेंड करेगा, तो रिलेटेड गुड्स से बात आ गई, ठीक है। इंडिविजुअल इंडिविजुअल का अपना अपना सोचना होता है, सोशल टेस्ट अलग होते हैं, कुछ किसी रिलीजन या किसी सोशल स्टेटस वाले कुछ और पसंद करते हैं। स्पेशल इन्फ्लुएंस, अरे तुम ये वन प्लस का मोबाइल लाए, बड़ा अच्छा है, अरे तू भी ले लेना, कुछ नहीं था ले लिया,
तो डिमांड जनरेट कर दिया आपने, स्पेशल इन्फ्लुएंस बोलते हैं इसको, ठीक है। अब आगे, तो ये पॉइंट्स हैं, देखो कुछ पॉइंट्स हैं, क्या चीजें। द एवरेज इनकम ऑफ कंज्यूमर इज द की डिटर्मिनेंट ऑफ द डिमांड। तो पहले हम देख ही लें, तो पैसा होगा तभी तो डिमांड जनरेट होगी। As pupil income rises, individual tend to buy more almost everything, even the price do not change। चाहे प्राइस सस्ते नहीं भी होते हैं, उसकी इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ा दी। ऑटोमोबाइल परचेज टेंस टू do। तो क्या होता है, जब सैलरी वैली बढ़ती है, 6 वेतनमान आया तो गाड़ियों की बिक्री खूब बढ़ गई। द साइज ऑफ द मार्केट measured से बाय द पॉपुलेशन। तो साइज ऑफ द मार्केट पॉपुलेशन से होता है। क्लियरली अफेक्ट द मार्केट डिमांड। भाई जहां पे ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा आउट डिमांड आएगी। द डिमांड फॉर एप्पल इन द मुंबई मार्केट इज हायर देन इट चेन्नई मार्केट एज द पॉपुलेशन ऑफ द मुंबई इज। तो सिंपल बात है। आगे, द प्राइस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिलेटेड गुड्स। अभी ऊपर बात कही थी हमने, रिलेटेड गुड्स से क्या फर्क पड़ता है। पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट कनेक्शन एग्जिस्ट अमंग सब्स्टिट्यूट्स गुड वन दैट टेंड टू परफॉर्म द सेम फंक्शन such as apple, oatmeal, pen, pencil, etc., etc. Demand for goods say tend to be low if the prices of the substitute be low। तो कहने का मतलब हुआ कि उसका जो सेकंड पार्ट है, जैसे चाय और कॉफी, चीनी और गुड़, ठीक है, तो जो उसकी जगह दूसरा आइटम आए, पेट्रोल एंड डीजल, तो उसकी जगह दूसरा आइटम आता है, उससे भी फर्क पड़ता है। इन एडिशन to these objective element there is a set of subjective element। ऊपर वाले ऑब्जेक्टिव थे, नीचे वाले सब्जेक्ट। अब ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ऊपर वाले ऑब्जेक्टिव थे, वो जितने ऊपर फैक्टर पड़े वो ऑब्जेक्टिव थे, ये सब्जेक्टिव एलिमेंट। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। टेस्ट और प्रेफरेंसेस। टेस्ट रिप्रेजेंट अ वैरायटी ऑफ कल्चर एंड हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस। दे हैव रिफ्लेक्ट जेन्युइन साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल नीड। अब देखो, साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल नीड होती है कि हमारा कल्चर ऐसा हो गया कि हम नॉनवेज के बिना आगे नहीं बढ़ पाते, ये फिजियोलॉजिकल नीड, ठीक है। और साइकोलॉजिकल क्या है, उन्होंने कहा हम मीट खाएंगे, कौन सा वाला। दो तरह के मीट होते हैं, आपको मालूम होगा, एक झटका मीट बोलते हैं और एक हलाल का मीट बोलते हैं। साइकोलॉजिकल है, जेन्युइन साइकोलॉजी, ठीक है। for liquid love and excitement, for liquid love and or excitement, and they may include artificially contrived craving for cigarette, drug। अब artificially क्या होगा, मेरा दोस्त है वो सिगरेट फूक रहा है, अरे तो बड़े स्टेटस की बात है, हम भी पिएंगे, ठीक है। अरे तेरे को सिगरेट पीनी नहीं आती। They may also contain a large element of tradition और religion। तो बहुत सारी बातें ट्रेडिशन और रिलीजन पे भी डिपेंड करती है, ठीक है। ईटिंग बीफ इन पॉपुलर इन अमेरिका बट टेबू इन इंडिया, ठीक है। While curried jellyfish is a delicacy in Japan but would make the American gag, ठीक है। उनको अच्छी लगती है, वो नहीं पसंद करते। तो ये क्या बात है, यहाँ पे सब्जेक्टिव एलिमेंट हुआ है, क्या हुआ, टेस्ट, प्रेफरेंस, कल्चर, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, ठीक है, और आर्टिफिशियल कंट्राइव्ड क्रेविंग्स। फाइनली स्पेशल इन्फ्लुएंस विल इफेक्ट। अब स्पेशल इन्फ्लुएंस बोला मैंने, दोस्त ने बोला, विल इफेक्ट द डिमांड फॉर ए पर्टिकुलर गुड। द डिमांड फॉर अम्ब्रेला इज हाई इन रेनी मुंबई बट लो इन सनी दिल्ली। द डिमांड फॉर, अब ये भी, ये सीजन का स्पेशल इन्फ्लुएंस आ गया। एडवर्टीजमेंट का स्पेशल इन्फ्लुएंस होता है, फ्रेंड्स का स्पेशल इन्फ्लुएंस होता है। द डिमांड इन एयर कंडीशनर विल राइज इन हॉट। इन एडिशन एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर इलेक्ट्रॉनिक इकोनॉमिक कंडीशन पर्टिकुलरली प्राइस में हैव इम्पोर्ट। कई बार क्या होता है, कुछ स्पेशल इन्फ्लुएंस इकोनॉमी भी डालती है, आपका सैलरी भी डालता है, ये सब। प्लीज नोट दैट each of the above factor in addition to the price affect the total demand market demand। यानी इन सब से पूरे प्राइस के साथ साथ डिमांड में भी फर्क ला देते हैं of a particular on a special market। While drawing a demand curve, we see the influence the only price on the total demand
एंड एज्यूम दैट अदर फैक्टर आर कांस्टेंट, मैं बार बार बोल रहा हूं, अदर कंडीशंस रिमेन्स कांस्टेंट, एनी ऑफ द अबाउट टू फैक्टर चेंज द डिमांड कर्व विल नॉट रिमेन द सेम। तो कुछ भी अगर चेंज होता है, प्राइस और डिमांड कुछ भी चेंज होता है, we will have to draw another curve to show relationship between demand and prices of the good. In other words, the demand curve will shift from, अब कोई भी चीज चेंज होती है, अगर कोई भी चीज चेंज होती है, जैसे ग्राफ तो वही है कि पहले आप जब प्राइसेस इसके 12 थे तो इतना आइटम परचेज कर रहे थे, 12 प्राइस होने पर इतना आइटम परचेज कर रहे थे। अब क्या हुआ, आपकी सैलरी बढ़ गई, सस्ता नहीं हुआ आइटम, सैलरी बढ़ती है तो आप इसकी जगह अब इतना परचेज कर रहे हैं। तो ये कौन सा इफेक्ट है, ये नॉर्मल प्राइस का इफेक्ट नहीं है, अदर फैक्टर, आपकी सैलरी बढ़ गई, आपकी इनकम बढ़ गई, आपकी नीड बढ़ गई, ठीक है। ऐसे ही अगर आपकी कंडीशन में कोई चेंज होगा तो वो केवल यहाँ इस पॉइंट पे ही चेंज नहीं होगा, इस पॉइंट पे भी चेंज हो जाएगा। पहले आप 4 पे इतने पीस लेते थे, अब आप 4 पे इतने पीस ले रहे हैं, यानी ये इंक्रीज आ रहा है। और आपका जो डी जो ड्राफ्ट था, अब वो डी डैश हो गया, D1 D2 हो गया। इसको बोलते हैं शिफ्ट इन डिमांड, ठीक है। तो जब वेज रिवीजन आता है, बाइपार्टाइट सेटलमेंट होता है, तो इन कंडीशंस में ऐसा हो जाता है। एज इकोनॉमिक लाइफ इवॉल्व्स डिमांड चेंजेस इंस्टेंट, क्या लिखा हुआ, एज इकोनॉमिक लाइफ इवॉल्व्स डिमांड चेंजेस, इसका वर्ड यही लिखा है, बोलो क्या है सर? यही है सर, वर्ड यही यही, लिखा है इंसेनिटी इसके का। मीनिंग देखो जरा इंस्टेंटली, क्या इसका सर इसका मतलब लगातार, कंटिन्यू। इंसिस्टेंटली, लगातार, यस सर। डिमांड चेंजेस, या इसको बोलते हैं कि लगातार ना बोल के लगातार बढ़ने का मतलब तो हर बार बढ़ती जाएगी, इसके लगातार बढ़ना बोल के ऑलवेज बोल देते हैं, हमेशा बोल देते हैं इसको, ठीक है। एज इकोनॉमिक लाइफ इवॉल्व्स डिमांड चेंजेस, हमेशा कर देते हैं, ठीक है। डिमांड कर्व सिट स्टिल ओनली इन टेक्स्ट बुक, व्हाई डज द डिमांड कर्व शिफ्ट, बिकॉज इन्फ्लुएंस अदर देन गुड्स प्राइस चेंजेस, इनके अलावा भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपके कर्व को शिफ्ट करती है, प्राइस के अलावा। लेट अस लुक, तो इसमें ये एग्जांपल दे रखा है, इसको हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। ये जो मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें एवरेज इनकम ऑफ 10% वही है जो बुक का एग्जांपल है, तो इसमें कुछ और नहीं रुकना, हमें डेटा पे नहीं रुकना है। अब देखो क्या कौन आ गया, सप्लाई डिमांड। तो आपको फिर मैं याद दिला दूं, मैंने बोला था कि एक वर्ड होता है शेड्यूल और एक होता है कर्व। तो डिमांड की अगर बात करेंगे तो शेड्यूल भी होगा और कर्व भी होगा, और सप्लाई की बात करेंगे तो शेड्यूल भी होगा, डिमांड भी। तो अभी जब हमने कर्व की बात करी थी तो हमने बात करी थी कौन से कर्व की, डिमांड कर्व की। शेड्यूल की बात करी थी तो डिमांड के शेड्यूल की। अब हम बात करेंगे सप्लाई। तो बेसिक स्ट्रक्चर मैं यहां बना देता हूं, जो हमारा डिमांड कर्व होता है वो इस स्ट्रक्चर में होता है, और जो सप्लाई कर्व होता है वो इस स्ट्रक्चर में होता है, ठीक है। यहाँ पी क्यू, अगेन पी, अगेन क्यू। अब यहाँ दो फैक्टर क्यों देखे गए, डिमांड इज द फ्रॉम द साइड ऑफ कंज्यूमर या कस्टमर एंड सप्लाई इज द साइड फ्रॉम सेलर और सप्लायर। तो दोनों की स्टडी करना जरूरी है कि कितनी डिमांड होने पे कितनी सप्लाई होती है या होनी चाहिए, ठीक है। किसी पर्टिकुलर प्राइस पर कितनी, ये जो पर्टिकुलर प्राइस है ये क्वांटिटी डिमांडेड है, और ये क्वांटिटी सप्लाई है,
ठीक है, तो सप्लाई कर्व की बात करेंगे, सप्लाई शेड्यूल की बात करेंगे, तो सप्लाई शेड्यूल देख लो, ये सप्लाई शेड्यूल है। अब क्या हो रहा है देखना ध्यान से, ये उसका उल्टा है, यानी ज्यादा प्राइस होने पे ज्यादा सप्लाई हो रही है। क्यों क्यों होती है बताओ जरा, मार्जिन बताओ, तो आंसर बताओ, मार्जिन तो ज्यादा मिलता है। मैन्युफैक्चरर को इसमें फायदा होता हाँ, मार्जिन ज्यादा होता है। अब आप प्रॉफिट है। समझिए यस सर। 80,000 का आईफोन आ रहा है, तो 80,000 में 5,000 तो कमा नहीं रहा होगा मैन्युफैक्चरर, कम से कम 20,000 तो कमा रहा होगा एक फोन पे मैन्युफैक्चरर। ठीक है, अब यहीं पर कोई आइटम 100 रुपए का है, तो यहां पे परसेंटेज कितनी है, 25%। 25। और यहां पर भी वो 20 रुपए कमाएगा या 25 रुपए कमाएगा, तो दिस इज अगेन, तो वो क्या है, परसेंटेज फिक्स है लेकिन उसका टर्नओवर बढ़ जाता है। तो वो कौन से आइटमों पे ध्यान रखता है, जिस आइटमों की प्राइस ज्यादा होती है। बड़ी बड़ी पार्टियां, भाई आपके गांव में तो कोई झाड़ू बना रहा है, टोकरी बना रहा है, गेहूं पैदा कर रहा है, और जो बड़े बड़े कॉरपोरेट हैं सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, आईफोन बना रहे हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी बसें बना रहे हैं, तो उनको मार्जिन वहां पे ज्यादा मिलता है। तो सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट है वो उसका रिवर्स होता है, इसीलिए उसका ग्राफ भी रिवर्स होता है। ठीक है, थ्योरी इसमें बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहां देखिए, इस प्राइस पर क्वांटिटी सप्लाइड है, ये क्वांटिटी कौन सी है, सप्लाइड है। जो पिछला वाला ग्राफ पड़ा था उसमें क्वांटिटी क्या थी, डिमांडेड थी, प्राइस वही रहेगा। वर्टिकल टाइप में प्राइस फिक्स है जिस कमोडिटी की बात हो रही है, लेकिन हॉरिजेंटल यानी एक्स एक्सेस में एक बार क्वांटिटी ऑफ डिमांड है, एक बार क्वांटिटी ऑफ सप्लाई है। ठीक, चलो, तो ये ग्राफ बन जाएगा आपको, आपके प्राइस किसी आइटम के कम है तो वो इतनी सप्लाई करता है। ठीक है, अब यहां पर भी कुछ आइटम ऐसे होते हैं जो इस पे काम नहीं करते, जैसे जैसे मान लिया साल्ट है, नमक। अब नमक कम हो रहा है तो जितनी रिक्वायरमेंट है उतना बिक ही रहा है, उसके सप्लाई में फर्क पड़ ही नहीं रहा। कल को नमक अगर डबल भी हो जाएगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और नमक अगर 1/10 भी हो जाएगा तो भी ज्यादा नहीं होगा। क्यों, ऐसा तो है नहीं नमक सस्ता हो गया तो लोग कहेंगे अब चलो डबल खाने लग जाते हैं, नहीं खा सकते ना, वो तो नेसेसिटी के हिसाब से खाया जाता है। तो कुछ आइटम ऐसे भी होते हैं, ठीक है, उसका जहां कोई पे इनका अल्टरनेटिव होगा। भी नहीं सर, सब्स्टिट्यूट हाँ, भी नहीं। अल्टरनेटिव वैसे अगर हम बात करें, जैसे एक नॉर्मल नमक होता है और एक दूसरा सेंधा नमक होता है। ठीक है, वो तो सर रेट तो मतलब बढ़ेंगे ना चाहे है, हाँ रेट बढ़ेंगे थोड़े से, फिर भी वो इतना नहीं बढ़ता कि आजकल हर कोई खरीद सकता है अगर वो हेल्थ कॉन्शियस है तो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। वन इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द अपवर्ड स्लोप, इसको अपवर्ड स्लोप कहते हैं, अपवर्ड स्लोप। उसको हम कौन सा बोलते हैं, डाउनवर्ड स्लोप। ठीक है, अपवर्ड स्लोप और डाउनवर्ड स्लोप। आगे पढ़ते हैं। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, ये भी कई बार आपके क्वेश्चन पेपर पर आता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। ठीक है, यानी जैसे जैसे प्राइस कम होते हैं तो रिटर्न क्या होने लग जाता है, कम होने लगता है। edible oil will illustrate this simple law. If society want to more edible oil, the additional labor will have to be added to the limited farm suitables for producing edible oil group. तो अब तेल जो प्रोड्यूस होता है वो सर्टेन थिंग से होता है। ठीक है, तो उसने बोला अगर सोसाइटी मोर एडिबल ऑयल चाहेगी तो हमें क्या पड़ेगा, फार्म प्रोडक्ट को सुटेबल को ज्यादा वो करना पड़ेगा। ईच न्यू वर्कर विल बी एडिंग लेस and of less extra product. The price needed to be coaxed with additional edible oil output is therefore higher. तो कहते हैं कि जैसे जैसे एक आदमी काम करता है तो जैसे जैसे वो काम उसका वो काम ज्यादा करने लगता है तो वहां पे उसे रिटर्न कम मिलने लग जाती है। By raising the price of edible oil, society can persuade edible oil producer
to produce and sell more edible oil. The supply curve of edible oil therefore is upward sloping. Similar reason for apply in the goods as well. चलो अभी यहाँ पे ये हमने जो पढ़ा था सप्लाई का कर्व पढ़ा था, जबकि पहले जो हेडिंग था हमारा सप्लाई शेड्यूल था। सप्लाई शेड्यूल का मतलब ये टेबल है और सप्लाई कर्व का मतलब जो मैंने फिगर आपको बताई। अब जैसे हमने डिमांड को शिफ्ट किया था इसी तरह हम सप्लाई को भी शिफ्ट करेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि मार्केट सप्लाई किस चीजों पे डिपेंड करता है। सप्लाई कौन करता है? मैन्युफैक्चरर, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर जो है वो सप्लाई जो है डिसाइड करता है, ठीक है। फोर्सेस बिहाइंड द मार्केट सप्लाई। इन एग्जामिनिंग द फोर्स डिटरमाइनिंग द टोटल सप्लाई in the market, a fundamental point to grasp is that producers supply commodities for profit and not for the fun or charity. One major element underlying the supply is the cost of production. भैया जितनी कॉस्ट लग रही है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। When production costs for a good are low related to the market price, it is profitable for a producer to supply a great deal. When production costs are high relative to price, firms produce little or switch over to production of other product or may simply go out of the business. तो या तो भैया जब ज्यादा प्राइस हो जाते हैं तो कहेगा या तो भैया अब मैं क्या करूंगा, मेरे बस की बात नहीं है, बहुत महंगा हो गया, लोग खरीद नहीं रहे, अब मैं बिजनेस से बाहर ही चले जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो सप्लाई की कॉस्ट को कम नहीं कर पा रहा। प्रोडक्ट कॉस्ट आर प्राइमरली डिटरमिन्ड बाय द प्राइसेस ऑफ इनपुट एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस। तो इससे अगर टेक्नोलॉजिकल अच्छी करेंगे, इनपुट कहीं से सस्ता मिल रहा है तो आप उसका प्रोडक्ट की कॉस्ट को सस्ता रख सकते हैं। द प्राइसेस ऑफ इनपुट सच एज लेबर, एनर्जी, मशीनरी ऑब्वियसली हैव वेरी इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन द कॉस्ट ऑफ। तो ये वो फैक्टर है जिनसे जो है जिनसे प्रोडक्ट की कॉस्ट डिसाइड होती है, और प्रोडक्ट की कॉस्ट डिसाइड जिस तरह से होती है उसी तरह सप्लाई करने का डिसाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन पेट्रोल प्राइसेस रोज शार्पली इन इतना, द इंक्रीज इन द रेट ऑफ प्राइस ऑफ एनर्जी फॉर मैन्युफैक्चरर इंक्रीज देयर प्रोडक्शन कॉस्ट एंड लोअर दिस सप्लाई। बाय कंट्रास्ट, एज कंप्यूटर प्राइस फेल ओवर लास्ट 3 decades, businesses increasing substituted computerized processes for other input, फॉर एग्जाम्पल पेरोल वगैरह वगैरह। तो कई बार क्या होता है, किस चीज का यूज अगर बढ़ता जा रहा है, तो जब यूज बढ़ता जा रहा है तो प्रोडक्शन उसका सस्ता होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनको लार्ज स्केल में प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो लार्ज स्केल में जब प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसकी प्राइस क्या हो जाती है, कम हो जा रही है। और कॉम्पिटिटर की वजह से उनको प्राइस, अगर ये मोनोपोली होती, एक ही कंपनी होती कंप्यूटर, तो प्राइस कम नहीं करती, चाहे कितनी डिमांड बढ़ती जाए, ठीक है। An equally important determinant of production cost is technical advance. अब दूसरा पॉइंट क्या आया इसमें, टेक्निकल एडवांस आया। चलो, तो एक इक्वल इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट क्या है प्रोडक्शन की कॉस्ट का। एक तो उन्होंने बोला कि भैया जो इनपुट की क्या सिचुएशन है, दूसरा बोला लेबर, एनर्जी, मशीनरी, इन सब की बात करें। दूसरा टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस की बात करी, विच कंसिस्ट द चेंज इन द लोअर द क्वांटिटी ऑफ इनपुट नीडेड टू प्रोड्यूस द सेम क्वांटिटी ऑफ। तो कम इनपुट से भी आप ज्यादा आउटपुट निकालना। जैसे ऑयल की बात करी, तो अगर मशीनें आप अच्छी ले आएंगे, टेक्नोलॉजी अच्छी होगी, तो हो सकता है वो और ऑयल एक्सट्रैक्ट कर ले। सच टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस इंक्लूड एवरीथिंग फ्रॉम साइंटिफिक ब्रेक थ्रू टू बेटर एप्लीकेशन फॉर एग्जिस्टिंग। तो इसमें कई सारी चीजें हैं, जैसे टेक्नोलॉजी में एक तो साइंटिफिक टेक्नोलॉजी होगी, दूसरा सिंपली रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फ्लो। कई बार क्या होता है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं ले रहे हैं लेकिन काम करने का तरीका बदल दिया,
इसको बोलते हैं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्लो ऑफ वर्क। इसमें कोई एग्जांपल दे रखा है, उसे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक पॉइंट आया देखो, गवर्नमेंट पॉलिसी ऑल्सो हैज एन इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन द टोटल सप्लाई। कैसे कि अगर उसने जीएसटी खूब दबा के लगा दिया तो कॉस्ट बढ़ती जाती है, और कॉस्ट बढ़ती जाती है, वहां प्रॉफिट मार्जिन कितना हो रहा है, लोगों की इनकम कितनी है, लोग बाई करने कितना आएंगे, तो फिर अगेन सप्लाई पे इफेक्ट आता है। इन्वायरमेंटल एंड हेल्थ कंसिडरेशन डिटरमाइन द व्हाट टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड। मतलब अगर आपने ऐसा कोई प्लांट सेटअप किया हुआ जिसमें पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है तो दिक्कत हो सकती है। वाइल टैक्सेस एंड मिनिमम वेज लॉ कैन सिग्निफिकेंटली रेज द इनपुट प्राइसेस, तो ये भी एक पॉइंट है। In the local electricity market, government regulation influence the both number of firms that can compete and the prices they changes. Government trade policy have a major, तो गवर्नमेंट की अपनी ट्रेड पॉलिसी क्या है, उस पर भी सप्लाई पर इम्पैक्ट आता है। फाइनली स्पेशल फैक्टर अफेक्ट द टोटल सप्लाई, द वेदर, ये स्पेशल फैक्ट में है, इन्फ्लुएंस कह लीजिए आप, एक्सर द इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंस इन द फार्मिंग एंड ऑन द एग्रो इंडस्ट्री। अब मान लिया पानी जो है, रेनिंग खूब रेन हो रही है, पानी की जरूरत नहीं है, तो उस कंडीशन पे जब पानी की जरूरत नहीं है तो आप क्या करेंगे, आपका जो पंप सेट है या जो डीजल है उसकी सेल कम हो। द कंप्यूटर इंडस्ट्री has been marked to a keen spirit of the innovation which has led to the continuous flow of newer product। तो कंप्यूटर इंडस्ट्री से न्यू प्रोडक्ट आ रहे हैं, मार्केट स्ट्रक्चर विल अफेक्ट सप्लाई एंड एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस often have an important impact upon supply decision। चलो अब आया पॉइंट शिफ्ट इन सप्लाई। जैसे हमने कर्व को शिफ्ट किया था डिमांड वाले को, तो ऐसे ही सप्लाई का कर्व भी शिफ्ट होता है, लेकिन वो कौन से रीजन है, जैसे मान लिया ये था, तो अब वो कौन सा रीजन है जो कर्व इधर आ जाएगा, तो उसमें हमें वो पॉइंट देखने पड़ेंगे। व्हेन चेंजेस इन फैक्टर्स अदर देन गुड्स ओन प्राइस अफेक्ट द क्वांटिटी सप्लाइड, वी कॉल दिस अ चेंज। तो उसकी प्राइस से शिफ्ट नहीं हो रहा, कोई अदर फैक्टर जिसकी वजह से सप्लाई का कर्व शिफ्ट हो जाए तो उसे शिफ्ट इन सप्लाई बोलते हैं। सप्लाई इंक्रीजेस ड्यू टू ईच अदर फैक्टर मेंशन इन द पैरा इतना एंड ऑल्सो ड्यू टू द चेंज इन द मार्केट प्राइस। However, the correlation between price and supply is depicted by a supply curve which assumes that all other factors are constant when other factor change। तो पहला वाला जो कर्व बता रखा उन्होंने बोला सारे चीजें कांस्टेंट है तो बनता है, लेकिन अगर कुछ चीजें चेंज होती हैं तो आपका कर्व चेंज होता है। when another supply curve will be applicable and old supply curve will be no more valid। For example, when automobile price changes, producer change their production and quantity supplied। However, this change in supply is as per supply curve which remains the same। मतलब उसका जो स्लोप है उसमें फर्क नहीं आता, वो केवल शिफ्ट हो जाता है। When other influence affecting the supply change in accordance with the new supply curve which are shift from the old supply curve। इसमें एग्जाम्पल दे रखा, वी कैन स्टेट अ शिफ्ट इन सप्लाई फॉर द ऑटोमोबाइल मार्केट। सप्लाई वर्ड इंक्रीज इफ द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट सेविंग कंप्यूटर डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग रिड्यूस द लेबर रिक्वायर्ड। तो कई बार क्या होता है कि आपका सप्लाई बढ़ जाती है किस समय पे, जब आप कॉस्ट सेविंग कंप्यूटराइज डिजाइन से कुछ चीजें निकालते हैं, बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, और आपको कम लेबर की रिक्वायर्ड होती है, तो आपको क्या हो रहा है, कम कॉस्ट में ज्यादा प्रोडक्शन हो जा रहा है। इफ ऑटो वर्कर टुक अ पे कट इफ देयर वर लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट इन जापान और इफ द गवर्नमेंट रिपील्ड इन्वायरमेंट रेगुलेशन इन द स्टील इंडस्ट्री, एनी ऑफ दीज। तो ये चाहे तो आपका ऑटो वर्कर की पे कट हो जाए, चाहे आपका लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाए, या आपका गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आ जाए, ठीक है,
तो ये सब चीजें चेंज होने से कर्व आता है इस तरह से। जैसे सिंपल है कि अगर कि ये प्राइस थे तो इतना सप्लाई कर रहा था मैन्युफैक्चरर, और जैसे ही कुछ और इफेक्ट आया, कई बार क्या होता है कि लोगों की सैलरी बढ़ गई, लोगों की इनकम बढ़ गई, तो उससे भी फर्क पड़ जाता है। लेकिन यहाँ जो अगर हम सप्लाई कर्व की शिफ्ट की बात करेंगे तो हमेशा ध्यान रखना, सप्लाई कर्व के शिफ्ट की बात सप्लाई को इफेक्ट करने वाले इनपुट की वजह से चेंज होता है। डिमांड की जब भी बात करते हैं तो कंज्यूमर से बढ़ इक्विलिब्रियम। अब क्या वो चीज है जिसको हम इक्विलिब्रियम कॉल करते हैं? अगर किसी कंडीशन में हम एक ग्राफ बना लें, एक ग्राफ बना लें, देखो इसमें क्या है, प्राइस तो वही रखे हुए, लेकिन यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड है और यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड है। यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड है, यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड है। दोनों ग्राफ को क्लब कर दिया तो तभी तो दो बने। इसके साथ ये बनेगा तो डिमांड कर्व बनता है, इसी के साथ ये बनेगा तो सप्लाई कर्व बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने स्टेट की ये जो ग्राफ, ये जो टेबल बना रखी, इसको मैं समझाता हूँ ग्राफ से, और ये ग्राफ आपको माइंड में रखना है। ये देखिए, दिख रहा है? तो इसमें जब एक्सप्लेनेटरी पार्ट पे थे हम लोग, तो क्या हमारा एक्सप्लेनेशन था, दिस इज डिमांड कर्व, दिस इज सप्लाई कर्व, दिस इज डिमांड कर्व, दिस इज सप्लाई कर्व। ठीक है, तो डिमांड कर्व ये है, सप्लाई कर्व ये है, दोनों को एक ही ग्राफ में मैनेज कर लिया। देखो प्राइस वाले में तो कोई करना नहीं आपने, आपने क्या है, जब आप डिमांड कर्व बना रहे थे तो डिमांड सप्लाइड और डिमांडेड वाली फिगर को यहां ले रहे थे। जब आप सप्लाई कर्व बना रहे थे तो सप्लाई जो बाहर से वो मैन्युफैक्चर सप्लाई करा, तो कोई एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, इसको हम इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं, या एग्जैक्टली हम इसको प्राइस बोलते हैं। और ये प्राइस को एक और नाम बोला जाता है, इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते हैं या मार्केट क्लियरिंग प्राइस। मार्केट क्लियरिंग प्राइस, इसका मतलब क्या है कि अगर हम ये प्राइस रखते हैं इस पर्टिकुलर कमोडिटी की जिसका ग्राफ बना हुआ, तो जितना आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, उतना ही सेल हो जा रहा है। लेकिन जैसे ही आपने, इस ग्राफ को समझ लीजिएगा, जैसे ही आपने सप्लाई थोड़ी सी बढ़ा दी, सप्लाई बढ़ा दी, तो क्या हुआ, इस प्राइस पर डिमांड कम हो गई, लेकिन आपने सप्लाई बढ़ा दी। जैसे ही प्राइस हाइक हुए तो जो बंदा इतना आइटम ले रहा था, इतना आइटम, अब वो इधर से इधर आ गया, थोड़ा सा इतना, यानी अब वो यहां पर आ गया। ऐसे ही रिवर्स में जाते हैं, अगर प्राइस कम हुए तो पहले वो इतना ले रहा था, अब वो इतना बाई कर रहा है, ये डिमांड है। और प्राइस डाउन होने से सप्लाई कम हो रही है, प्राइस हाइक होने से सप्लाई। तो ये आपको ये समझना पड़ेगा कि इस पोजीशन को क्या बोलते हैं और इस पोजीशन को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो एक दो वर्ड आए, क्या है, एक तो शॉर्टेज आया। शॉर्टेज कब होगा, शॉर्टेज को समझ लेते हैं। शॉर्टेज जब होगा जब आपका एस, ये एस है ना, एस छोटा है और डिमांड बड़ी है। और अगर सरप्लस की बात आएगी तो आपका डिमांड इतना है और सप्लाई इतना है। तो जो मैन्युफैक्चरर होता है वो स्टडी करता है कि सप्लाई का अपना उसे पता है और डिमांड स्टडी करता है। जैसे उसने कार बनानी तो वो हिसाब लगाएगा, ऐसे लोग जिनकी सैलरी कम से कम 25,000 से ज्यादा है वही 5-6 हजार रुपए कार पे लगा सकते हैं। तो उसने पूरा डेटा उठा लिया, उसके हिसाब से देखा कितने लोगों की 25,000 है, फिर उसने ये देखा कि उसके पास कितने एसेट्स हो सकते हैं पहले से, उसके पास लायबिलिटी, वो सारे फैक्टर हटाए उसने, तो एक अंदाजा लगाया कि इतने लोग मतलब 2 या 3 लाख वाली कार लेंगे,
इतने लोग 5 लाख वाली लेंगे, इतने लोग 10 लाख वाली। तो जब से पे कमीशन आया है तब से कोई स्विफ्ट से नीचे वाली कार में हाथ ही नहीं रखता, और जब पे कमीशन नहीं था तो ऑल्टो या 800 से ही काम चला रहे थे। ठीक है, तो इनकम क्राइटेरिया को ध्यान में रख के वो अपने सप्लाई करते हैं, लेकिन अगर उन्होंने सप्लाई ज्यादा कर दी और बिका नहीं उतना, डिमांड नहीं है उतनी, तो वो मार्केट में सरप्लस की तरह देखा जाता है। और अगर उन्होंने सप्लाई कम करी और डिमांड ज्यादा है तो शॉर्टेज की तरह देखा जाता है। ठीक है, और ये जो है जो सेंट्रल वाला पॉइंट है इसको मार्केट क्लियरिंग पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इफेक्ट ऑफ शिफ्ट ऑफ सप्लाई और डिमांड। अब यहाँ पे दोनों इफेक्ट जो मैंने आपको एक्सप्लेन करे हैं वो बेसिकली वही इफेक्ट इसमें बता रहे हैं। इफेक्ट ऑफ इज शिफ्ट एंड सप्लाई। ठीक है, जरा 1 मिनट रुकिएगा। क्या हुआ बोलो? चलिए, तो आगे हम बात कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ ए शिफ्ट इन सप्लाई और डिमांड। क्या बात है, ये थ्योरेटिकली बहुत ध्यान से सुनते जाइए, क्या पता आपको वहां पे क्या बेनिफिट दे जाए। The analysis of the supply and demand apparatus can do much more than tell us about the equilibrium price and cost। तो अभी हमने एक स्टडी करी इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी की। ठीक है, अब इसमें कौन सी चीजें इफेक्ट करती हैं। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू प्रिडिक्ट द इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन द इकोनॉमिक कंडीशन ऑन प्राइस एंड क्वांटिटी। प्राइस में या क्वांटिटी में, सप्लाई में अगर चेंज होगा तो प्राइस इकोनॉमिक कंडीशन में क्या फर्क पड़ेगा ये बताते हैं। लेट अस चेंज अवर एग्जांपल ऑन द ब्रेड। सपोज दैट द स्पेल ऑफ बैड वेदर raises the price of the wheat। A key ingredient of bread जो है wheat है उससे बनती। The shift of supply curve for the bread is to the left। अब यहाँ पे एग्जांपल देखो, ये जो एग्जांपल है इसमें उन्होंने क्या किया, ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट था, अब हमने इंडिविजुअल तो पढ़ लिए। इंडिविजुअल क्या पढ़ लिए, इंडिविजुअल हमने ये पढ़ लिए कि डिमांड कैसे शिफ्ट होती है और सप्लाई कैसे शिफ्ट होती है। तो जॉइंट कर्व में सिर्फ सप्लाई को शिफ्ट कर रहे हैं, जॉइंट कर्व में सिर्फ सप्लाई को शिफ्ट कर रहे हैं। अब कैसे शिफ्ट कर रहे हैं देखो, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे इतनी सप्लाई थी, अब सप्लाई कम हो गई। कोई मुझे आंसर कर सकता है वो व्हीट वाला जो एग्जांपल दे रहा था उसे सप्लाई कम क्यों हो गई, बोलो। Due to low production or weather change, farming नहीं, weather. वीट हाँ, महंगा, लो प्रोडक्शन नहीं, इनपुट कॉस्ट बढ़ गई। कॉस्ट बढ़ और गई। जैसे ही हाँ इनपुट कॉस्ट बढ़ती है तो फिर उसे लगने लगता है कि यार अब ये महंगा पड़ रहा हमको, अब उतने लोग नहीं लेंगे जो आराम से ले पा रहे थे, इसलिए कर्व कहाँ शिफ्ट हो गया, इधर को। और जब कर्व इस तरह से शिफ्ट हो रहा है तो आपका जो ई पॉइंट था वो यहां पहुंच गया। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम की अगर बात आएगी तो उस कंडीशन में इक्विलिब्रियम यहां पहुंच गया। पहले इक्विलिब्रियम यहां पे था, अब इक्विलिब्रियम
यहां पहुंच गया, यानी इस समय मार्केट में प्राइस अब इतनी हो गई है। पहले मार्केट में प्राइस ये थी, अब उसके बाद मार्केट प्राइस ये। तो थोड़ा सा यहाँ ये समझना है कि जो शिफ्ट हिफ्ट का सिस्टम है ना इसमें, तो वहां लॉजिकली कुछ हो सकता है। द prices of the bread therefore rise, encouraging production and thereby raising quantity supplied while simultaneously discouraging consumption। तो वहां पर क्या होता है, जब प्राइस बढ़ती है, जब प्राइस बढ़ रही है तो कह रहा है कि thereby raising quantity supplied। तो हमने नॉर्मल रूल पढ़ा हुआ है, किसी चीज का जब प्राइस बढ़ता है तो हम क्वांटिटी को क्या करते हैं, ज्यादा सप्लाई करते हैं। दूसरा, वहीं पे उसका कंजम्पशन भी कम होता है फिर, एंड लोअरिंग द क्वांटिटी डिमांडेड, लोग कम मांगने लग जाते हैं। द प्राइस कंटिन्यू टू राइज अंटिल एट ए न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस एट द अमाउंट डिमांड एंड सप्लाई वन। तो वो तब तक उसकी जो प्राइस बढ़ती रह सकती है, जैसे यहाँ पे प्राइस इतनी थी, वो तब तक बढ़ती रहेगी जहां पे उसे इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिल जाए। ठीक है, तब तक उसका पॉइंट प्राइस बढ़ता रहता है। अब ये दूसरा वाला ग्राफ क्या कहता है, इस ग्राफ में क्या करा उन्होंने कि एस को नहीं छेड़ा, एस में चेंज नहीं करा, लेकिन किस में चेंज कर दिया, डिमांड। किस में चेंज कर दिया उन्होंने, डिमांड। डिमांड में। शेषागिरी राव जी, और इस चीज को इस वाले ग्राफ में डिमांड शिफ्ट को कंसीडर किया उसने। ठीक है, अब है इंटरप्रेटिंग चेंज इन प्राइस एंड क्वांटिटी। चेंज इन प्राइस एंड क्वांटिटी को इंटरप्रेट करना, क्या मतलब है इसमें। लेट अस गो back to our earlier example of bread. Suppose that you go to the store and see that the price of the bread has doubled. Does the increase in price mean that the demand from the bread has risen? Does it mean that the bread has become the more expensive? तो दोनों बातें हो सकती। तो क्या होता है कि वैसे बात कर रहे हैं कि भैया जैसे ही प्राइस बढ़ते हैं तो सप्लाई ज्यादा हो जाती है, लेकिन दूसरा इफेक्ट भी है, क्या पता वो ले ना पाए अब जो ले पा रहा था। So does it mean the bread has become more expensive? The correct answer is that without more information, कि और भी हमें बहुत सारी बातें जाननी, जैसे जो बंदा ब्रेड लेने गया था कि उसकी कैपेसिटी अभी भी है या नहीं है। अगर उसकी कैपेसिटी अभी भी लेने की है तो वो लेगा, अगर उसकी कैपेसिटी नहीं लेने की तो नहीं लेगा। तो वही कह रहा है और इंफॉर्मेशन चाहिए। यू डू नॉट नो, इट कुड बी आइदर वन or even both. Let us look the another example of a fewer airline ticket are sold. In the cause of that airline fare have gone up, the demand for the air travel has gone. अगला point, economists deal with these sort of questions in all time. तो economist कौन है, जो ये सारी प्रॉब्लमों के क्वेश्चनों के आंसर निकालना। when prices or quantity changes in the market, does the situation reflect a change in the supply side? तो जब भी प्राइस क्वांटिटी में कोई चेंज होता है तो क्या उसमें सप्लाई साइड में फर्क आता है या उसके डिमांड साइड में फर्क आता है। समटाइम इट इन सिंपल सिचुएशन लुकिंग एट प्राइस एंड क्वांटिटी साइमल्टेनियसली गिव यू ए क्लू अबाउट द वेदर इट इज सप्लाई कर्व दैट इज शिफ्टेड और डिमांड कर्व। तो क्या कर्व, मतलब सप्लाई कर्व शिफ्टेड होगा या डिमांड कर्व शिफ्टेड होगा। For example, a rise in the price of the bread accompanied by the decrease in the quantity suggested by supply curve has shifted to the left। तो यहाँ पे क्या है कि ब्रेड की जो प्राइस बढ़ी है, rise in the price of bread accompanied by decrease in the quantity suggests that supply curve has shifted to the left। A rise in the price accompanied by an increase in the quantity indicates the demand curve has probably shift to the right। तो यहाँ पे उस कर्व को शिफ्ट करने की बात करी गई है, किस कंडीशन में, जब प्राइस ऑफ द ब्रेड अकम्पनीड करती हैं डिक्रीज इन क्वांटिटी सजेस्ट। और दूसरे केस में यहाँ पर जो राइज इन प्राइस अकम्पनीड करती है इंक्रीज इन क्वांटिटी इंडिकेट्स। तो उस समय अलग अलग शिफ्ट होगा। तो वो डिफरेंट कंडीशंस हैं किस तरह से काम करेगा। ये एक एग्जांपल डिमांड का शिफ्ट होने में दिया हुआ है। यहाँ पे
इक्विलिब्रियम यहाँ था, यहाँ आ गया। फिर यहाँ पे कर्व शिफ्ट कर रहा। तो इस फिगर और पिछली फिगर में पता है क्या फर्क है? देखो, पिछली फिगर जो शिफ्ट वाली थी वो एस यहाँ पर है, एस यहाँ पर बना था उसमें, यानी शिफ्ट ऑफ कर्व जो सप्लाई का कर्व है उस केस में इस साइड था जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट साइड, इस केस में राइट साइड है। ठीक है, ऐसे ही जो ऊपर डिमांड वाला बना रखा है ये, उस केस में सप्लाई कांस्टेंट थी, ये डिमांड थी, और डिमांड नया वाला इधर आ गया। तो डिमांड एक बार इधर को जा रही है, एक बार इधर को जा रही है, अलग अलग कंडीशन है। ठीक है, ऐसे ही सप्लाई एक बार राइट जा रही है और एक बार लेफ्ट जा रही है। तो कई बार ये राइट और लेफ्ट का, तो क्वेश्चन जो पूछेगा वो आपसे ऐसा लॉजिकल क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर ऐसा ऐसा हुआ, कंडीशन पूछेगा तो उसमें क्या होगा। आपको लॉजिकली ये ग्राफ को थोड़ा सा करके देखना पड़ेगा कि इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है, सप्लीमेंट्री कॉस्ट बढ़ रही है, लोगों की इनकम बढ़ रही है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना कि अगर इसको इनपुट कॉस्ट में सर चेंज इसको आता है। कैसे सर इसे कैसे याद रखा जाए कि कह रहे हैं ना, कई बार की प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई बढ़ा देते हैं, और कई बार प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई कम कर देते हैं। इसको हम किस तरीके से याद रखें? उसका जो थर्ड फैक्टर है अच्छा। उसको, उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए हमारे पास। नॉर्मल कंडीशन में तो बिल्कुल सप्लाई का कर्व ऐसे काम करता है। हम्म। अब दूसरी चीज उसने बोली हुई है, जो ये वाली लाइन थी जहां पे शिफ्ट कर्व जो सप्लाई वाले कर्व को राइट और लेफ्ट ले जा रहा था ना, ये वाला जो पैराग्राफ है, देखो इसको मैं दोबारा कर देता हूं एक बार। ये पैराग्राफ फॉर एग्जांपल वाला है, अ राइज इन द प्राइस ऑफ ब्रेड accompanied by decrease in quantity suggested that supply curve has shifted to the left। तो अगर क्वांटिटी में डिक्रीज होगा प्राइस के राइज के साथ तो लेफ्ट में जाएगा। जो ये वाला ग्राफ था ना, इस वाले ग्राफ को देखिए एक बार क्या करते हैं। इस वाले ग्राफ को जरा दोबारा देखिए एक बार कि इस कंडीशन में जो सप्लाई का ग्राफ है किस तरफ को शिफ्ट हुआ है। बोलिए। कहां से बोल पाएंगे आप बोलिए। सर लेफ्ट साइड में, लेफ्ट और अगले ग्राफ में कहां शिफ्ट कर रखा उन्होंने? राइट। तो कब लेफ्ट होगा कब राइट होगा वो इसने यहां एक्सप्लेन किया है। उसने कहा है अगर प्राइस राइज होते हैं तो जरूरी नहीं कि राइट को जाएगा। देखो यहां पे फिर देखो, राइज इन द प्राइस ऑफ द ब्रेड accompanied by, अब दूसरी कंडीशन बता दी by a decrease in quantity suggested that supply curve has shifted to the, यानी क्वांटिटी अगर डिक्रीज हो जाती है प्राइस के बढ़ने से तो लेफ्ट को जाएगा, और अगर प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है तो वो राइट को जाएगा। तो इसका मतलब इस जो नीचे एग्जांपल दे रहा है इस वाले में डिमांड का राइट है, इस वाले में शिफ्ट का राइट है, और ऊपर दोनों के लेफ्ट बताए थे। ऊपर वाले जो डिसाइड उसने वो किए थे, ऊपर वाले में दोनों में लेफ्ट मूवमेंट दिखाया था और नीचे वालों में दोनों में राइट मूवमेंट दिखाया। और जब भी मूवमेंट होता है, जैसे डिमांड अगर राइट को जा रहा है तो इक्विलिब्रियम प्राइस हाई हो रहे हैं या लो हो रहे हैं? हाई हो रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इसको ग्राफ को मैं देखो यहां डिसाइड करता हूं, एक बार मैं वो करता हूं, पूरा चारों ग्राफ को ना एक साथ बनाता हूं, कोई जगह मिल जाए मुझे।
अब एनालिटिकल है ना, आप यहाँ देखो, एक बनाता हूं मैं डिमांड के लिए, एक बनाता हूं सप्लाई के लिए। डिमांड का नॉर्मल ये है, और यहाँ पर एक ये है, एक सप्लाई ये है, ठीक है। और सप्लाई को सिंपल रख देंगे। दूसरे वाले में डिमांड मेरी फिक्स रहेगी, सप्लाई मेरी या तो लेफ्ट को जाएगी या मेरी राइट को जाएगी। अब वो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, जैसे हाँ मैं इसमें नंबरिंग करता हूं तब आपसे पूछूंगा क्वेश्चन। यहाँ पे 1 कंडीशन, यहाँ पे 2 कंडीशन, यहाँ पे 1 कंडीशन, यहाँ पे 2 कंडीशन, ठीक है। अगर 1 कंडीशन में जाएंगे तो ये ई है 1, इसमें जाएंगे तो ई है 2, इसमें जाएंगे ई, E2 और E1। तो किस कंडीशन में अगर डिमांड का कर्व लेफ्ट जाता है तो आपका इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो जा रहा है? कम डाउन हो जा रहा है। और अगर डिमांड कर्व राइट को जाता है, इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो जा रहे हैं? हायर हाई। ऐसे ही सेम यहां पर है कि अगर आपका सप्लाई कर्व लेफ्ट जाता है तो ये हाई, और जाता है तो ये समझ लो जो स्क्रीन इस समय बनी हुई है ना, इससे आपका क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। जो केस स्टडी जब आप बोलते हैं ना, तो ये इसी तरह के क्वेश्चंस हो जाते हैं कई बार। जल्दी से इसे क्वेश्चन कर लेते हैं जरा। डिमांड शेड्यूल इज द, देखो क्वेश्चन आ गया, बोलो। relationship between price and quantity. क्वांटिटी बॉट। देखो यहाँ पे क्या उसने कंफ्यूज किया है, यहाँ पे बोला है डिमांड एंड क्वांटिटी व्हाट, ये गलत है। जबकि मैंने बताया पी और क्यू का रिलेशन होता है, ठीक है। इनकम का कोई रिलेशन इसमें नहीं है, ये वाला। दूसरा, मार्केट डिमांड कर्व ओबे, डाउनवर्ड Sloping Downward method. sloping. फोर्सेस बिहाइंड द डिमांड कर्व। 1 and 2. Expectation. हाँ, ये वाला जो है, ये जो बताया था हमने, ये किस पे है? Supply में. सप्लाई का। इनपुट कॉस्ट Like पे, that. ठीक है। डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व रिलेट्स द क्वांटिटी डिमांडेड टू Price. प्राइस। प्राइस। शिफ्ट इन सप्लाई मींस, अब देखो ये पॉइंट आया, शिफ्ट इन सप्लाई मींस व्हेन चेंजेस इन फैक्टर Other than अदर goods. देन गुड्स ओन प्राइस अफेक्ट द क्वांटिटी। ये वाला आंसर होगा? बोलो। हाँ सर, यही होगा, शिफ्ट इन सप्लाई होगा तो। अच्छा, दूसरा, व्हेन चेंजेस इन गुड्स ओन प्राइस अफेक्ट द क्वांटिटी सप्लाइड। ये तो या ये डिमांड होगा? कर्व होगा, डिमांड कर्व। इसमें पहले बोला व्हेन चेंजेस इन फैक्टर्स अदर देन, और यहां पे बोला हुआ है गुड्स की प्राइस चेंज हो रहा है। देखो, गुड्स के प्राइस चेंज होने से शिफ्ट नहीं होता कर्व, गुड के प्राइस चेंज होने से शिफ्ट नहीं होता है। लेकिन शिफ्ट होने का मतलब समझे, ये कर्व जो है इसको शिफ्ट नहीं बोलेंगे, कर्व को हाँ। शिफ्ट बोलेंगे कि कहीं पहले की पोजीशन से नया पोजीशन आ जाए। नया तो उसने बोला क्या? अदर फैक्टर, ठीक है। द इक्विलिब्रियम प्राइस इज नोन एज, मैंने बोला मार्केट था, क्लियरिंग। Market clearing price. फोर्सेस बिहाइंड सप्लाई कर्व। ऑल ऑफ All. द अबव। सप्लाई कर्व रिलेट्स क्वांटिटी सप्लाई टू प्राइस। सप्लाई, दोनों का रिलेशन किससे है? प्राइस। मार्केट इक्विलिब्रियम कम्स एट द प्राइस एट विच क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल्स टू क्वांटिटी सप्लाइड। सप्लाई, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा हुआ है। क्वेश्चन इसमें से कुछ भी आ सकता है, कुछ भी नहीं। सर इसमें से न्यूमेरिकल आ सकता है क्या? प्राइस इलास्टिसिटी का? न्यूमेरिकल के लिए मैं सजेस्ट करूंगा, मैं आपको एक बार वो दिखाता हूँ, एक वेबसाइट दिखाता हूँ, वो एक फॉर्मूला आप वो कर लेना, ठीक प्राइस है। इलास्टिसिटी उस फॉर्मूले में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्या चीज, कभी 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 वो जो इसकी डिमांड की इलास्टिसिटी को करके क्वेश्चन पूछ लेता है। मतलब इसमें सिलेबस में नहीं है आपके, लेकिन वो पूछ लेता है। मैं एक दिखाता हूँ,
आपके बुक में नहीं है। और ये क्वेश्चन जो है अगर आपको ये दिखाई दे रहा है तो ये क्वेश्चन आप बिल्कुल वो कर लीजिए, मतलब इसका वो कहते हैं ना, बार बार मैं बोलता हूँ ना, आंखों में बसा लीजिए। मैंने अपना फोटो भी हटा दिया क्योंकि अब दिख रहा है। इस फिगर पे जरा कंसंट्रेट हो जाइए। ये आपका एग्जाम में आ जाए कोई मतलब सरप्राइजिंग थिंग नहीं है, आपके एग्जाम में ये आ सकता है। जरा स्टडी करिए। क्या है ये क्वेश्चन? Price elasticity of demand. Consumer ठीक है, price. हम लोग इस फिगर में से किन फिगर की स्टडी कर चुके हैं? Sir, unitary elastic. Unitary elastic. Fourth one. अब सुनिए, हमने अपना टॉपिक पूरा कर लिया, ठीक है। अब टॉपिक करने के बाद हम सोच रहे थे हमारा काम हो गया पूरा, और कुछ सरप्राइज नहीं है कि ये क्वेश्चन आपके वहां आ जाए। आया हुआ है पिछले कई बारों में, क्योंकि वो ये एक्सपेक्ट करता है आपने डिमांड के बारे में सब पढ़ लिया। आपने आंसर दिया कि मैंने 3 नंबर ग्राफ पढ़ाया आपको, यही Sir, आंसर actually दे रहे हैं ना आप लोग। relatively elastic होगा 4 numbers. और भी कोई आंसर बताइए, चलिए। सारे पढ़ लो सर। है 3 4 5 सारे आ गए। हाँ, सर, अब आया relatively- आंसर, देखो अब रिलेटिवली आया आंसर। हमने 3 4 5 ये 3 वो पढ़ लिए, हमने कितने पढ़ लिए? 3। 3 4 5 ये वाला, ये वाला और ये वाला। भाई हमने जो ग्राफ बनाया था वो ऐसे ही बना दिया, उसी को मैं थोड़ा सा ऐसे बना सकता था, उसी को मैं थोड़ा ऐसे, लेकिन डाउनवर्ड स्लोप था उसमें डाउनवर्ड स्लोप था। हाँ. अब बिल्कुल 45 डिग्री पे बनाता तो उसे आप यूनिटरी इलास्टिक बोल देते हैं। फिर थोड़ा सा फ्लैट हो गया, हल्का रिलेटिव इलास्टिक, यानी ज्यादा इलास्टिक, थोड़ा सा ज्यादा हो गया। और फिफ्थ वाले में रिलेटिवली कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जैसे ही हम 1 और 2 की बात करेंगे, जैसे ही हम 1 और 2 की बात करेंगे, उस कंडीशन में पहले वाले में परफेक्टली इलास्टिक क्या हो रहा है? प्राइस कांस्टेंट है और डिमांड का कोई रोल नहीं है। देखिए जरा पहला वाला ग्राफ, प्राइस कांस्टेंट है और डिमांड कहीं से कहीं तक जा रही है। दूसरे ग्राफ में देखिए, प्राइस ऊपर से नीचे चले जा रही, लेकिन डिमांड बिल्कुल नहीं फर्क कर रही। जरा मुझे बताओ 2 नंबर वाले केस में कौन सा एग्जांपल हो सकता है? नमक नमक का सर। हो सकता है ना कि कुछ भी प्राइस चला, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ नमक में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अब देखिए जरा अगली बात पे, तो ये आपको बहुत, इसमें बोलते हैं इन्फिनिटी, इसमें बोलते हैं 0, इसमें बोलते हैं 1, इसमें बोलते हैं ग्रेटर देन 1, और इसमें बोलते हैं लेस देन 1। अगर मैं आउट ऑफ दीज 4 फिगर मैं एक काम करता हूं, इसका सिंगल ग्राफ बनाता हूं। एनालिटिकल बात है, थोड़ा CIB वाले बच्चे बन जाओ। ये ग्राफ है, ठीक है, और थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर देता हूं, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर देता हूं, और ऐसे कर देता हूं, और ऐसे कर देता हूं, ठीक है। 5 ग्राफ मैंने एक ही बना दिए।
अगर मैंने पांचों ग्राफ एक ही में बना दिए, ये वाला नंबर 1 है, ठीक है। अब यहां पे देखना, ये वाला ग्राफ जो है, मैं इसके नंबरिंग करूं क्या? चलो इसी के साथ कर लेते हैं। ये वाला, अच्छा एक मिनट, ये वाला नंबर 1 नहीं है, बेसिकली इसकी वैल्यू 1 है, लेकिन ग्राफ नंबर कौन सा है? 3 है। ग्राफ नंबर कौन सा है? थर्ड। ग्राफ नंबर 3 है, जिसकी वैल्यू क्या है? 1, ठीक है। और ये वाला जो थोड़ा सा टिल्ट है, ये वाला, ये ग्राफ नंबर 4 है, जिसमें वैल्यू मोर देन 1 है। तो मोर देन 1 है तो अगली वैल्यू क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी वाला। और ये कौन सा ग्राफ है? 1, ठीक है। अब फोर्थ नंबर पे आया, नहीं इधर हमारा वर्टिकल 5 नंबर, ये कौन सा नंबर है? 5। और ये सबसे ऊपर वाला कौन सा है? 2 नंबर। 5 वाले में वैल्यू क्या है? ये 1 से, अभी यहाँ पे 1 वैल्यू है ना, 1 वैल्यू से अब नीचे कम हो जाएगी और यहाँ पर हमारी 0 हो जाएगी। ये जो अभी मैंने बनाया, हालांकि ये लेक्चर्स में आपके रखे हुए हैं लेकिन आप देख नहीं पाए होंगे। ये आपका एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि अगर ऐसा है तो क्या होगा। इसको प्रैक्टिस करके ले जाना, इसको, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके ले जाइएगा, एक क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। ये इसको बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक बात तो ये हो गई, ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि ये जो ये ग्रेटर देन 1 और इन्फिनिटी आता है आंसर, ये कैसे आता है? ये ग्रेटर और ये जो आंसर आते हैं, ये कैसे आते हैं? यानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे निकाली जा सकती है? न्यूमेरिकल बोल रहे हैं, ठीक है। वो न्यूमेरिकल डेटाबेस हो सकती है, फिगर बेस हो सकती है, ठीक है। देखें उसके लिए कुछ, बहुत टफ तो नहीं हो रहा है कुछ? नहीं सर, हो रहा है सर, हो रहा है सर। हो रहा है। ये हम करेंगे तो हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ये आएगा कि एग्जाम में, देखो एग्जाम में सिलेबस डिफाइन है, बुक तो केवल रेफरेंस बुक है आपकी, वो बुक का केवल आपकी रेफरेंस बुक है, बट आपको जो है स्टडी खूब जम के करनी है, क्योंकि ये हमारे एजेंडा का पार्ट है। एजेंडा समझते हैं, आज हमें क्या पढ़ना है। स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है? स्क्रीन दिख गई? चाहे तो यस नोट डाउन कर लो इस यस फॉर्मूले सर। को, इस फॉर्मूले को नोट डाउन भी कर लीजिए। अभी हम ये कह रहे हैं कि हमने क्या स्टडी करी थी? यही करी थी स्टडी। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और दूसरा है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है न्यूमेरिकल, है बहुत सिंपल, आपको पेशेंस रखना है, कंसंट्रेट होना है। देखो यहाँ क्या वर्ड यूज किया उसने? डिमांड। यहाँ क्या यूज किया है? सप्लाई। कोई और चेंजेस नहीं है फॉर्मूला में, ठीक है। अब हम एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक ग्राफ बनाता हूं। पेन क्यों नहीं चल रहा?
ये ग्राफ बना दिया मैंने और ये लाइन खींच दी। ठीक है, पहले मुझे बताओ ये ग्राफ कौन सा है, डिमांड का सप्लाई का? डिमांड का सर। डिमांड का का है। और अभी हमने पीछे फिगर देखे थे, इस फिगर में इलास्टिसिटी कितनी थी? एक वन थी। अब इस वन को यहां चेक करते हैं, परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। तो इसमें जो क्वांटिटी वाली लाइन है वो कौन सी वाली लाइन है? क्वांटिटी वाली लाइन कौन सी होती है? एक्स एक्सिस। एक्सेस हॉरिजॉन्टल यानी ये क्वांटिटी है और ये हमारी प्राइस है। प्राइस है। ठीक है, अब क्वांटिटी बढ़ने की बात करते हैं। एक पॉइंट ये ले लिया हमने और एक पॉइंट ये ले ली। ठीक है, क्लियर है बात? यहां पर क्वांटिटी कितनी है? सपोज करते हैं यहाँ पे क्वांटिटी हमारी 5 है और यहाँ क्वांटिटी कितनी लेते हैं? 10। तो इसमें क्वांटिटी परसेंटेज कितना हुआ? 20 कैसे निकालते हैं? 100% सर। 100% हुआ ना? 200 डेल्टा मीन्स होता डिफरेंस। सर तो हम 100%। Q1 और Q2 लेते हैं। तो Q1 Q2 कितना हुआ हमारा? 10 माइनस 5 अपॉन क्या होता है? बेस वैल्यू होती है। ठीक है, 5 तो बेस वैल्यू में से 5 से लेते हैं। तो ये तो अपर पार्ट आ गया। ऐसे नीचे वाला लेंगे। तो इस कंडीशन में प्राइस कहाँ है? Q1 में प्राइस कितने हैं? मान लिया लेट्स से यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितने? 8 है। अरे कौन है ये? संध्यांका सिंह जी, क्या हो गया? मेरा भी कंसंट्रेशन टूट रहा, आपका भी टूटता है इसमें। तो जो P का चेंज है, एक P ये है और दूसरा P ये। तो ये क्या आ रहा अगेन? यहाँ पे अगर हम करते हैं तो 5/5 अपॉन 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 4 4 अपॉन 4 तो कितना आ गया? 1। 1/1 कितना आया आंसर? ठीक है, ये मेरा सर 8 लास्ट माइनस 4 अनाउंसमेंट है। आप सर, एग्जाम में करके इसे जाएंगे, एग्जाम में जा रहे हैं तो। सर हाँ, मैं एक्सप्लेन करूं थोड़ा सा? हाँ बोलो बोलो। सर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी होता है सर डेल्टा Q अपॉन Q इंटू 100। हाँ ठीक और है, चेंज इन प्राइस होता है डेल्टा P अपॉन P इंटू 100। ये तो हाँ परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला हो गया। और अगर डायरेक्ट अगर अपन निकालते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो इसको एलेबोरेट करके डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P मल्टीप्लाई P अपॉन Q होता है सर। हाँ, तो मैं यहाँ पे भी कर दे रहा हूँ। ये जो आपने बात बोली मैं यहाँ पे लिख रहा जी हूँ जरा। जी ये ऊपर वाली फिगर तो है, ये नीचे वाली फिगर जी। क्या है? डेल्टा P बाई P। ये। P ठीक है, P अगर तो हम P इसको ऊपर आ रिवर्स जाएगा। करेंगे, अगर जी करेंगे रिवर्स, तो डेल्टा का मतलब डिफरेंस जी Q Q अपॉन डेल्टा P। इंटू, ठीक है नीचे नीचे सर हाँ हाँ सर ये भी सही है। ठीक है। अच्छा, हाँ सर। परसेंटेज को मैं इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ भी हाँ सर, परसेंटेज और यहाँ परसेंटेज। परसेंटेज को ही हटा के सर यही फॉर्मूला आएगा। हाँ, तो ये सर- अल्टीमेट फॉर्मूला है। मेरा पर्पज ये था कि आपको ये बताना कि ये फॉर्मूला कैसे काम करता है, और आपसे प्राइस इलास्टिसिटी और सप्लाई भी निकालने को आएगा, तो भी आप यही है, कोई फर्क नहीं है इसमें। फर्क क्या होगा? ये आपका सप्लाई वाला जो मामला है उसमें Q1 Q2 बदल जाएंगे। एक Q1 ये हो जाएगा और एक Q2 ये हो जाएगा, यानी इस तरह से कुछ ये और ये। बस सर वहां जो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा ना होगी। सर, हाँ, सर एक चेंजेस होगा, वो 8 माइनस 4 बाई 8 होगा ना, वो बेस वैल्यू आएगा ना प्राइस का। 4 नहीं लिखा मैंने हुआ क्या किया, वो अगर आप वहां पे भी ऐसे ही करते हैं ना, दोनों में चेंज है। मैंने क्या करा, स्मॉलर वैल्यू ले लिया। ओके। मैंने क्या किया, स्मॉलर वैल्यू ले लिया।
स्मॉलर ही होगा ना सर, क्योंकि सर वो 5 से 10 अगर बढ़ेगा प्राइस तो फिर जो 5 से बड़ा है तो नीचे 5 ही आएगा पी। प्राइस एक्चुअल हाँ, प्राइस तो 5 ही था। मतलब हम उसको स्मॉलर वैल्यू बेस वैल्यू ले रहे हैं। नहीं नहीं, वो तो क्वांटिटी हो गया, लेकिन प्राइस का जैसे 5 से अगर शिफ्ट हुआ है 10 में, तो उसमें बेस वैल्यू 5 आ रहा है, लेकिन 8 जो प्राइस है उसमें से चेंज जैसे 4 में हुआ है, तो बेस वैल्यू मेरा 8 ही था ना। प्राइस में चेंजेस इन प्राइस में हम्म। हाँ हाँ, वो 8 आएगा। 8 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 100 होगा सर, वो 50%। ये तो उसमें गड़बड़ हो जाएगा ना, वन आंसर नहीं आएगा उसका। 8 - 4, 4 - 8, 4 - 8 सर अपॉन ग्रेटर देन 4। 1 तो हो सकता है ना, हम्म। ग्रेटर देन 1 तो हो सकता है, प्राइस इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 हो नहीं, सकता है, वो हो सकता आपकी है बात कि मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने जो ग्राफ को एक आइडेंटिकल ग्राफ बनाया, उसको इलास्टिसिटी 1 में रखा। अच्छा, एक काम करते हैं, रुको, एक इसमें एग्जांपल कोई देखते हैं। किसी का माइक खुला हुआ है, माइक खुला हुआ है। एक ये एक न्यूमेरिकल जैसा किया हुआ है, इसको देखते हैं ना। आपको स्क्रीन पे एक एग्जांपल दिख रहा है, देखो। स्क्रीन में एग्जांपल दिख रहा है ना। यस सर। तो क्यू के लिए देखते हैं क्या किया उसने। क्यू के लिए उसने किया 12 - 8, यानी इसको कौन सा पॉइंट माना, इसको माना है उसने Q1, Q1, इसको माना Q2, और अपॉन में क्या लिया उसने। नहीं, ये तो सर कुछ दोनों मिड पॉइंट मेथड लगा रहा है, ये हाँ, कोई मिड पॉइंट मेथड में दूसरा है। नहीं, उसका ये नहीं एवरेज है, एवरेज ले रहा है। ये ये तो एवरेज। मिड पॉइंट है सर, 8 और 12 का दोनों का। हाँ, नहीं, वो दूसरा मेथड है, मिड पॉइंट मेथड हो गया अलग। इतना टफ नहीं आएगा। सिंपल क्वेश्चन आते हैं सर, जैसे प्राइस अगर 8 से 10 हो प्राइस गया तो उसकी क्वांटिटी कम हो गई, 20 से 12 नहीं, या एक्चुअली 18 हो लास्ट गई टाइम सर प्राइस तो उसकी। इलास्टिसिटी का क्वेश्चन आया था। नहीं, क्वेश्चन तो आता है, जो हमें फीडबैक रहता है ना, हम उसी से बात कर रहे हैं। क्वेश्चन तो आता है, क्वेश्चन में ये नहीं कि क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन तो आता है, लेकिन मेरे को कहीं एक ऐसा एग्जांपल मिला। इसमें जितने भी एग्जांपल देख रहा हूँ सब मिड पॉइंट मेथड से निकाल रखे हैं सारे, और मिड पॉइंट मेथड से जो हमारा वो डाउट आ रहा है ना कि हम छोटा लेंगे या बड़ा लेंगे, वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। सारे एग्जांपल इसमें मिड पॉइंट से ले रखे हैं।
इसमें इंटरनेट में जितने एग्जांपल सब मिड पॉइंट से ले रखे। मुझे कुछ इसमें मिल नहीं पा रहा कोई ऐसा सॉल्यूशन ना। मेरे को लगता है जो मैंने कोर्स में एक वीडियो बना रखा उसमें किया हुआ शायद ये काम। मैं एक काम करता हूँ, मेरे को कोई ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जिसमें ग्राफ से फिगर होगी ना, तो मैं उसमें शेयर करता हूँ आपको व्हाट्सएप पे ना। ठीक है, क्योंकि इसमें जितने भी एग्जांपल हम देख पा रहे हैं, आपको भी स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं, जो स्क्रीन है ना इसमें देखो, हर एक में नीचे जो डिवाइड किया गया है वो नीचे डिवाइड जो उन्होंने सब में उससे किया हुआ है, देखो एवरेज मेथड से किया हुआ है। इसमें भी एवरेज मेथड यूज किया हुआ है। ये देखो ना नीचे में 60 + 70/2 कर दिया। तो क्या हम यही मेथड यूज कर लें? सर यही होगा लगता है, क्योंकि सारे के सारे यही है, एवरेज एवरेज ही करते हाँ, हैं। एवरेज में ही ले रहा ना। तो अगर हम उस वाले क्वेश्चन में जो हमने किया था उसकी बात करते हैं, तो ऊपर वाले में हमारा कितना था, 10 - 5 अपॉन उसका एवरेज कितना हो गया 5। ठीक है, और दूसरा हमारा था कितना, 8 - 4 8 - 4। तो नहीं, इसका एवरेज तो आएगा हमारा 7.5। 7.5 आएगा ना, और इसका एवरेज आएगा 6 आएगा। 6। तो न्यूमेरिकल वैल्यू में 5/7.5 निकाला कैलकुलेटर से कोई, 6/2, 2 3 जा, और ये आया हमारा 7 3 25 टू आएगा सर, टू आएगा सर इसका। 2 तो ग्रेटर देन 2 हो गया। और जैसे अचीवमेंट आप कह रहे थे उससे भी मोर देन 1 आवर था ना, है ना। तो ये थोड़ा देख लो भाई कि ये आप लोग ऐसा करना वहाँ पे ये मिड पॉइंट वाला मेथड यूज सर 6 डिवाइडेड बाय क्या 6 डिवाइडेड बाय 4 होगा ना। अच्छा हाँ 4 4 4 हाँ, तो 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। तो ये मिड पॉइंट मेथड यूज कर लेना फिर, ठीक है। क्योंकि वो जो ग्राफ जिस रेशियो से बनाया था मैंने, वो मैंने इंटेंशनली 1 करके बनाया था। तो ये इक्वल टू आंसर क्या आएगा इसका, 1। और किस कंडीशन में ये मोर देन 1 आएगा? मोर देन 1 आने के लिए क्या कंडीशन है कि ये जो डिनोमिनेटर वाला है ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ऊपर वाले से लेस होनी चाहिए, ऊपर वाले से लेस। ऊपर वाला लेस का मतलब क्या हुआ कि परसेंटेज ऑफ, ऊपर हमारा क्या रहता था, हमारा क्वांटिटी ना, क्वांटिटी डिमांडेड है, कि प्राइस में क्वांटिटी ज्यादा की बढ़ती स्पीड होगा। ज्यादा है। क्वांटिटी की स्पीड अगर ज्यादा होगी तो हमारी ग्रेटर देन 1 होगी, और क्वांटिटी की स्पीड कम होगी तो लेस देन 1 होगी। किसके कंपैरिजन में? प्राइस के कंपैरिजन। ठीक है, ये देख लेना भैया, सप्लीमेंट्री है, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, चलो बाकी जिसको खाना वगैरह बनाना, खाना बनाओ, खाना खाओ। हम सर लोग 9:30 को 9:30 पे सर मिलेंगे। एचआरएम है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, क्या? 9:30 को एचआरएम मॉड्यूल स्टार्ट कीजिएगा। हाँ कर रहे हैं।
चलो, ऋषिनाथ जी ने बहुत सारे कमेंट किए हैं उसमें यूट्यूब में, बीच में देख लें। चलो 9:30 में मिलते हैं। सर टॉपिक क्या होगा? टॉपिक HRM शुरू करेंगे। थैंक यू सर। शुरू करते हैं। यस सर, यस सर। ओके, थैंक यू।